हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बन रहा है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत छोटा एक्ट है, बहुत सिंपल एक्ट है, तो इसको हम आज फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी मैं चीज़ें आपको जहाँ भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आई विल डेफिनेटली मेंशन ओवर देयर। ठीक। और दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का एक्ट देखिए, इक्वल रेम्युनरेशन नाम ही बता रहा है कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 क्या मिलनी चाहिए? इक्वल रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? फॉर बोथ मेन एंड वोमेन। अच्छा, तो इस एक्ट को बनाने का ये मतलब है, या इस एक्ट को बोल सकते हैं हम, इसका जो एक ब्रीफ, अगर हम इसका सार देखें तो वो ये है कि देयर शुड बी अ इक्वल रेम्युनरेशन और इक्वल पे फॉर बोथ वोमेन एंड मैन ऑन द बेसिस, एंड देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे बड़ी जो बात है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए मैन और वुमेन्स के बीच में। ये इस एक्ट का बोलने का मतलब है। और अगेन एक और चीज इस एक्ट में बोली गई है इन द अमेंडमेंट ऑफ 1987, जो हम अभी पढ़ेंगे बीच में, कि पहले तो था जब ये एक्ट बना तो उसमें सिर्फ वेजेस के ऊपर ज्यादा फोकस था, कि जहां पे मैन एंड वुमेन दोनों को जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। बट इन दी अमेंडमेंट 1987 एक और चीज बोली गई कि उनकी जो सर्विसेज हैं या सब्सिक्वेंट सर्विसेज हैं उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी प्रमोशन में, उनकी ट्रांसफर में, उनकी ट्रेनिंग में एक्सेट्रा, इसमें भी कोई उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में ही पूरा ये एक्ट है। तो आइए हम समझते हैं इस एक्ट को। सबसे पहली बात, आपकी डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 39 में भी यही बात कही गई है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये आप सभी को पता ही है। इसके अलावा आईएलओ कन्वेंशंस मैंने ऑलरेडी करवा दी हैं, तो उनमें एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 100, जो कि बताती है इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन बनी कब थी? 1951 में, और इंप्लीमेंट रेटिफाई किया गया था भारत के द्वारा 1958। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कौन सी कन्वेंशन है। 100 कब बनी, कब? 51 में, और रेटिफाई कब हुई? 58 में। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। और इसके अलावा इक्वल रेम्युनरेशन रिकमेंडेशन भी है, नंबर है उसका 90। और रिकमेंडेशन होती क्या है? रिकमेंडेशन हमें वेरियस वी कैन से प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह आप इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेटर इसमें रिजल्ट्स ला सकते हो। क्लियर? ठीक है जी। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। एंड ये जो मैं बात कर रहा था, आपकी अमेंडमेंट हुई थी 1987 में, जिसमें कि स्पेसिफिकली मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि ये जितनी भी कंडीशंस ऑफ सब्सिक्वेंट सर्विसेज हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट की गई भारत के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो कौन सी अमेंडमेंट हुई? वो हुई 1987 में। और सब्सिक्वेंट सर्विसेज वो कौन सी हैं? लाइक योर प्रमोशन, योर ट्रांसफर एंड योर ट्रेनिंग, इनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेजेस के साथ साथ। तो ये 1987 के अमेंडमेंट में बात कही गई थी। एंड अगर हम स्कोप की बात करें, सो दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और वन इंपॉर्टेंट एक्ट, जो आपकी इस एक्ट की जो एक वन इंपॉर्टेंट जो ये सेक्शन है वो है ओवरराइडिंग इफेक्ट का। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट का बोलने का मतलब क्या है कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में, क्लियर, कोई एनी अदर लॉ के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और इस लॉ के जो प्रोविजंस है वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, तो उस केस में इस पर्टिकुलर एक्ट जो कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ना कि सेकंड अदर लॉ के। फिर से बता देता हूँ ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है। कोई आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, क्लियर, और उस एस्टेब्लिशमेंट में किसी अनदर एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, बट बात यह है कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट की जो प्रोविजंस है वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसके अपोजिट हैं, इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। तो उस केस में किस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? तो उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। क्लियर? समझ आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यही वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। अच्छा जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो ही होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज, बैंकिंग, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट और एनी अदर कॉर्पोरेशन विच इज अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आपको याद रखना है वो रखना है बैंकिंग। कि याद रखना, आप क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ सकता है कि बैंकिंग कौन सी गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, बाकी अदर ऑल अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट। नाउ एम्प्लॉयर क्या होता है? सो एम्प्लॉयर विच इज डिफाइंड एज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर क्या होता है, तो आप जो उसके अंदर डेफिनेशन है वही इसके अंदर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। रेम्युनरेशन क्या होती है? रेम्युनरेशन होती है बेसिक वेज और सैलरी प्लस एनी अदर एडिशनल इमोल्यूमेंट्स, इधर इन कैश और इधर इन काइंड।
ठीक है, चाहे वो उसको कैश में दिए जा रहे हों, चाहे वो किसी गिफ्ट के थ्रू दिए जा रहे हों, वो सारे ही रेम्युनरेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे। क्लियर? तो ये वाली डेफिनेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट में, दैट इज सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होता है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। देखो, एक ऐसा वर्क जिसको परफॉर्म करने के लिए स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज दिस इज वर्क वन, ठीक है, एंड दिस इज वर्क टू, ये कोई काम एक है और ये काम कोई दूसरा है, और इन दोनों कामों में परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो एफर्ट्स चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, वो दोनों कामों में अगर बराबर है, वो दोनों कामों में क्या है, बराबर है, तो उस काम को बोलेंगे हम कि वो सेम वर्क है या फिर वो वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है। वर्क, skill, efforts or responsibilities required are the same under similar working condition by men and women, तो उसको हम बोलेंगे वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। इसके अलावा एक छोटी सी और यहाँ पे बात है, द डिफरेंसेस इफ एनी, अगर बोलता है कि वहां पे डिफरेंसेस हैं भी उनकी स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दोनों कामों की स्किल्स, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बट दे आर नॉट ऑफ अ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब भी वो वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ही कहलाएंगे। सपोज कि काम वर्क वन और वर्क टू में जो स्किल्स, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं भी, बट उसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस वो भी सिमिलर वर्क ऑफ नेचर कहलाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आपको SCR याद रखना है बस, अगर पेपर में पूछता है तो स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड इसके अलावा जो भी इस डेफिनेशंस में जो भी अदर कुछ डेफिनेशंस नहीं एक्सप्लेन की गई हैं, तो उनका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस एक्सप्लेन की हैं वही इसके अंदर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वही यहाँ पे मतलब अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बात। अब चलते हैं ड्यूटी। बोलता है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्युनरेशन, इट्स द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। बोलता है ये जो इक्वल रेम्युनरेशन पे करना है वो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। ठीक है, कि जो भी मैन एंड वुमेन सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको इक्वल पे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बनने की चांसेस है वो है ये अगले वाले लाइन से। सेक्शन 5, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे आपको पहला तो सेक्शन भी याद रखना है इसका, कि ये सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है कि देयर शुड बी नो प्रोहिबिशन, सॉरी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है। इसको समझते हैं इस वाले स्लाइड से। बोलता है व्हाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट फॉर सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। रिक्रूटमेंट है, आप उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बोला, या फिर अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज का बोलने का मतलब था प्रमोशन, ट्रांसफर और ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय की, चाहे वो मैन है चाहे वो मैन है, उसकी रिक्रूटमेंट करोगे या उनके प्रमोशन, ट्रांसफर या ट्रेनिंग दोगे उनको, तो उसमें कोई भी आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट यहाँ पे ये एक्सेप्ट वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड इन सच वर्क अंडर एनी लॉ। इसका एग्जांपल है ये आगे, these provisions not affect any priority or reservation for scheduled caste, ex servicemen और retrenched employees। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट पढ़ा। हमने बोला कि कहीं भी अगर इस एक्ट के साथ कोई दूसरा एक्ट या लॉ जो है वो कॉन्ट्रावीन कर जाता है तो उस एक्ट में इस पर्टिकुलर एक्ट के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे, बस इस कंडीशन को छोड़ के, कि जैसे आपने देखा होगा कि जहां भी कहीं भी रिक्रूटमेंट होती है तो SC ST वालों को जो है वो कोटा मिलता है, या एक्स सर्विस वालों को कोटा मिलता है, या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज को कोटा मिलता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ के बाकी अदर कंडीशंस में ओवरराइडिंग इफेक्ट लगेगा, बट इन यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? जो आपको पता है कि SC SC एक्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज के लिए है, तो इन तीनों केसेस में नहीं अप्लाई होगा ये वाला डिस्क्रिमिनेशन वाला फंडा। मतलब वहां पे डिस्क्रिमिनेट हो सकता है क्योंकि वहां पे उनके लिए लॉ बना है, रूल्स बने हैं। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना था। नाउ अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एडवाइजरी कमेटी। अभी हमने आपको याद होगा तो मैंने पीछे एक्ट करवाया था, चाइल्ड लेबर एक्ट करवाया था, प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है जी, उस एक्ट में मैंने चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताया था, है ना, अगर आपको याद होगा। और मैंने उसमें बताया था कि उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि वो एक्ट में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है,
बताया था, अगर आपको याद होगा। मैंने ये भी बताया था कि उस एक्ट में नॉट मोर देन 10% होते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट मोर देन 10%। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अपॉइंट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ पे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता था। इसका काम भी अगेन एडवाइस देना ही है और बताना है कि कौन सी इंप्लॉयमेंट्स में जो है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स, ठीक है, और उनकी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना वी कैन से। सो ये कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10% नॉमिनेटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड विच ऑफ विच 1/2 मस्ट बी द वुमेन। तो यहाँ पे बोलता है कि कम से कम 10% तो होने ही चाहिए इस कमेटी में, नॉट लेस देन 10%, ठीक है, और उनमें से हाफ जो होंगी वो वुमेन्स होंगी, ये भी यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो आपको भी यही याद रखना है, कंपैरिजन आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में नॉट मोर देन 10% था, यहाँ पे नॉट लेस देन 10% है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। क्लियर जी। चलिए, और बोलता है जब भी ये आपकी एडवाइजरी कमेटी आपको एडवाइस देगी गवर्नमेंट को, तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वुमेन्स इम्प्लाइड इन कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट, की जिस भी इम्प्लॉयमेंट या एस्टेब्लिशमेंट में वो वुमेन्स के इम्प्लॉयमेंट के बारे में सिफारिश कर रहा है, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितनी वुमेन्स काम करती हैं, वहाँ पे काम का नेचर क्या है, कितने घंटे वहाँ पे काम होता है, क्या वो काम वुमेन्स के लिए सुटेबल है, या फिर क्या ज़रूरत पड़ी उस एस्टेब्लिशमेंट में वुमेन्स के लिए इम्प्लॉयमेंट देने की। ये सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है और उसका रीजन साथ में मेंशन करने हैं। एंड अगेन एडवाइजरी कमेटी इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। तो जैसा कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अंडर दी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट मैंने कहा था, वैसा ही यहाँ पे है कि वो अपने ओन प्रोसीजर बना सकता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस एक्ट से आपको पूछी जा सकती है कि अगर क्लेम्स और कंप्लेंट्स यहाँ पे होंगी तो उनको सुनने के लिए कौन सी अथॉरिटी होगी और उसको कौन अपॉइंट करेगा। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट अथॉरिटी नॉट टू बी बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। ये पहली लाइन आपको याद रखनी है, क्लियर, कि लेबर ऑफिसर के रैंक से छोटी अथॉरिटी नहीं अपॉइंट की जा सकती। और दूसरी चीज, उस अथॉरिटी के पास सिविल कोड की सारी पावर्स होंगी, जो भी सिविल कोड के पास पावर्स होती है अंडर दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लेबर ऑफिसर के रैंक से छोटा बंदा जो है वो अपॉइंट नहीं होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, अब सपोज लेबर ऑफिसर ने अपनी डिसीजन दे दिया, अपना ऑर्डर दे दिया, और जो एग्रीव्ड पार्टी है या कोई भी पार्टी उन दोनों में से है जो है वो उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि इस ऑर्डर में कुछ गलत डिसीजन लिया गया है, तो उसको आगे उसके खिलाफ आगे जो है वो अपने फाइल दायर करनी है, तो वो कहाँ जा सकते हैं। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी में बी प्रेफर टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 days। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपीलेट अथॉरिटी में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, और उन 30 दिनों को अगेन और 30 दिनों में बढ़ाया जा सकता है अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि उन्होंने जो कारण दिया वो सफिशिएंट काउज है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी में उनको अपील की जा सकती है, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। और अगेन और ज्यादा 30 दिन जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं फॉर मेकिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, बट उसके लिए एक सफिशिएंट काउज का देना जरूरी है। और अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि ये काउज जो है वो सफिशिएंट है, तभी वो 30 दिन की और जो है वो लिमिट बढ़ा सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर रिकवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो जो भी फिर अमाउंट, सपोज अगर अपीलेट अथॉरिटी बोलती है कि यस देयर इज एन अमाउंट ड्यू विद द एम्प्लॉयर, ठीक है, और वो देना चाहिए एम्प्लॉई को, तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रोसीजर होगा रिकवरी का वो जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है उसी तरह का होगा। और आपको मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बताया है, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कलेक्टर उससे किसी एम्प्लॉयर से जो है वो मनी रिकवर करता है। बट उससे पहले भी एक मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है, किसके द्वारा, अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा, और वो जो एप्लीकेशन है वो विद इन 1 ईयर दी जाती है ऑफ द मनी ड्यू, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताई थी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन इज पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। तो दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं माइनर, एक होते हैं मेजर। सबसे पहले हम इस स्लाइड में माइनर को देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम मेजर को देखेंगे और हमारा एक्ट फिनिश। तो माइनर में क्या है, ऐसे कौन सी ऑफेंसेस हैं जिनमें, तो माइनर ऑफेंसेस में आपको 1 मंथ तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों। तो ये आपको याद रखना है पहली बार। और ऐसे कौन से ऑफेंसेस, सबसे पहला तो है कि आपने रजिस्टर्स मेंटेन नहीं किए, दूसरा है कि आपने रजिस्टर्स को प्रोड्यूस नहीं किया किसी के मांगने पे, या फिर एविडेंसेस
आपने नहीं दिए या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई उसको नहीं दिया या उसको देने में नाकाम आप रहे, तो उस केस में आपको 1 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन। एंड द लास्ट अदर ऑफेंसेस, वो तो हो गई माइनर। अब ये है मेजर ऑफेंसेस क्या है। तो मेजर ऑफेंसेस में आपको 3 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर आप रिपीट करते हो तो 2 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन आपको 10,000 से 20,000 तक का पड़ सकता है। और ये ऑफेंसेस क्या हैं? ये ऑफेंसेस हैं कि आप रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट करते हो, मतलब रिक्रूटमेंट में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो, बोलने का मतलब ये है। या फिर अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आप देते हो, ठीक है। या आप अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन, ट्रांसफर और ट्रेनिंग में। या फिर आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बताई हुई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, तो इन सभी केसेस में आपको ये वाली 1 साल तक की सजा और 20,000 तक का फाइन पड़ेगा। सो गाइज, ये था आपका आज का एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। तो जो जो भी मैंने जहां भी चीजें बताई उनको ध्यान में रख के वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल।